बहुत खूबसूरत शहर था, जिंदगी से भरपूर। पेट भर गया था, तबीयत में एक जौलानी सी उभर रही थी। फुटपाथ पर चलता रहा, कोई फिक्र फाका ना था। माहौल पर निगाह रखी हुई थी। मेरा केस पुराना हो गया है। डॉक्टर नीमू का कातिल डॉक्टर कामरान किसे याद होगा। सब मेरी ही तलाश में तो नहीं भटक रहे होंगे, ख्याल रखूंगा। और खतरनाक लम्हात से बचने की कोशिश। कोई खास ख्याल दिल में नहीं था। गर्मी बढ़ती जा रही थी। एक पार्क नजर आया जिसमें हरे भरे दरख्त झूल रहे थे। गर्मी से बचने के लिए उसमें दाखिल हो गया। यहाँ खूब ठंड थी। घास पर लेटकर सोचने लगा और एक हकायत याद आने लगी। किसी ने किसी बुजुर्ग से कहा कि जब तकदीर में लिख दिया गया है कि वो ही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, तो फिर दुआ मांगने से क्या फ़ायदा। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मुमकिन है तकदीर में यही लिखा हो कि जो कुछ मिलेगा वो दुआ मांगने से ही मिलेगा। चुनाचे अमल में सब कुछ है, अमली तौर पर ही कुछ करना चाहिए। जो मेरा काम है वो ही करूं और उन लम्हात से मोहतात रहूं जो मेरी ज़िंदगी के लिए ख़तरा हैं। वैसे भी ज़िंदा रहने के लिए तहरीक ज़रूरी है। जवान हूँ, तंदुरुस्त हूँ, काम करना ज़रूरी है। बहुत से मंसूबे जहन में आते रहे। देर तक पार्क में बैठा रहा, फिर वहाँ से निकलकर सड़क पर चलने लगा। गर्मी की वजह से सड़कों की रौनक कम होती जा रही थी। बड़ी बड़ी दुकानों और शोरूमों के शटर गिरने लगे थे। मैं चलता रहा। अचानक किसी एम्बुलेंस की आवाज़ ने अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया और मैं उधर देखने लगा। एक एम्बुलेंस तेज़ी से आ रही थी। मेरे पास से गुजरकर वो आगे बढ़ी और थोड़े फासले पर एक खूबसूरत गेट से अंदर दाखिल हो गई। तब मैंने उस गेट की इमारत पर लिखा नाम पढ़ा, धर्म समाज अस्पताल। अस्पताल। एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में उभरा। मैं वालिहाना आगे बढ़ा और मेरे कदम मुझे अस्पताल में ले गए। बेहद खूबसूरत बना हुआ था जदीद तरीन इमारत। मेरे दिल में ना जाने क्या क्या ख्याल आने लगे। अपना कराची, अपना अस्पताल, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के मामूलात। एक रिक्कत सी तारी हो गई, आंखें भीग गईं। मैं अस्पताल में घूमता रहा, फिर ऊपरी मंजिल के एक कॉरिडोर से गुजर रहा था कि एक कमरे का दरवाज़ा खुला और पुलिस के एक बड़े अफसर की वर्दी में एक शानदार शख्सियत का मालिक शख्स बाहर निकला। उसके साथ उसके निचले रैंक के 2 अफसर और थे। बिल्कुल इत्तफाक से मेरा उसका सामना हुआ और दूसरे लम्हे मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं। मैंने उसे एक निगाह में पहचान लिया। ये पुलिस कमिश्नर सुरेश चंद्र था, डॉक्टर नीमू का भतीजा। सुरेश चंद्र, जिसने आगरे में मुझे उस वक्त गिरफ्तार किया जब मैं डॉक्टर शुक्ला के साथ उसके घर गया था। एक लम्हे के लिए मेरे असाब कशीदा हुए, लेकिन मेरे कदम नहीं रुके। मैं आगे बढ़ता चला गया। सुरेश भी आखिर पुलिस वाला था। उसने भी मुझे देखा। दफतन मुझे अपने अकब से आवाज़ सुनाई दी, ए मिस्टर, रुको रुको। वही था, उसने मुझे पहचान लिया। दूसरे लम्हे मैंने दौड़ लगा दी और मुझे अपने अकब में आवाज़ सुनाई दी, पकड़ना लेना, जाने ना पाए। फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें। मैं बर्क रफ्तारी से दौड़ने लगा। राहदारी में इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि सुरेश गोली नहीं चलाएगा। राहदारी एक तरफ मुड़ी तो मुझे 2 जीने नजर आए। एक ऊपर जा रहा था, दूसरा नीचे। एक लम्हे में फैसला किया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। चुनाचे नीचे वाले जीने से नीचे उतरने लगा। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी, नीचे पहुँच गया। ग्राउंड फ्लोर पर आ गया, लेकिन यही सीढ़ियाँ और नीचे गई थीं। गालिबन बेसमेंट था। बाहर जाना खतरनाक हो सकता था। ऊपर गैलरी से मुझे देखा जा सकता था। अस्पताल के बेसमेंट्स के बारे में मुझसे ज़्यादा और कौन जान सकता था। पूरे अस्पताल के नीचे फैले होती हैं और जगह जगह ऊपर जाने के रास्ते होते हैं। इस वक्त छुपने के लिए जगह दरकार थी, इसलिए मैं बेसमेंट में उतर गया। मेरा अंदाज़ा ठीक था। अजीमुशान बेसमेंट, तहद्दे निगाह फैला हुआ। उसमें बेशुमार कमरे बने हुए थे, लंबे चौड़े कॉरिडोर। मैं कोई मुनासिब जगह तलाश करने लगा। अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं कर सका था कि क्या करना चाहिए। 2-3 कमरों के दरवाजे खोलकर अंदर झांका, खाली पड़े थे। एक कमरे पर क्लॉक रूम लिखा हुआ था। उसका दरवाज़ा खोलकर झांका तो वहाँ कपड़ों की अंबार नजर आई। वसी और इस कमरे में अलमारियाँ बनी हुई और उनमें एप्रन लटके हुए। इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें। मैं अंदर दाखिल हो गया। यहाँ आकर मैंने फ़ैसला बदल दिया। यहाँ छुपने के बजाय अगर बाहर निकला जाए और हालात का जायज़ा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो ही मौका मिले यहाँ से निकल जाया जाए। मैंने अलमारियाँ खोल खोल कर देखीं। उनमें सारी चीज़ें मेरे काम की थीं। चुनाचे एक अलमारी से अपने साइज़ का सफ़ेद कोट निकाला। वहीं से मास्क भी मिल गया। कोट पहनकर मास्क चेहरे पर लगाया। एक तरफ नाकारा स्टीथोस्कोप भी मिल गए। उनमें से एक स्टीथोस्कोप उठाकर गले में लटकाया और पूरा डॉक्टर बनकर कमरे से बाहर निकल आया। अब मुझे ऊपर जाने वाले रास्ते की तलाश थी, जो मुझे फ़ौरन मिल गया।
सीढ़ियां तय करके ऊपर पहुंचा ही था कि एक लेडी डॉक्टर घबराई हुई मेरी तरफ दौड़ी। डॉक्टर त्रिवेदी, जल्दी आइए, प्लीज़ जल्दी आइए। सर्जन शाह के बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ है, सर की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं, उसका ऑपरेशन करना है। सर्जन उसका स्कैन देखकर बेहोश हो गए हैं। अगर फौरी ऑपरेशन ना हुआ तो उनका नौजवान बेटा मर जाएगा। आइए, प्लीज़ आइए। लेडी डॉक्टर ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे घसीटने लगी। मेरा दिल चाहा कि बेख्तियार कह के लगाऊं। दिल में कहा, मत छोड़ो मेरे मेहरबानों, मुझे मत छोड़ो, मैं खुद तुम्हें कहाँ छोड़ना चाहता हूँ। चलो, हाजिर हूँ, अपने मनसब को सरंजाम दूंगा, उसके बाद सजाए मौत कबूल है। डॉक्टर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गई। जख्मी नौजवान ऑपरेशन टेबल पर पड़ा हुआ था, बेहद खूबसूरत, कोई 19 साला नौजवान। ऑपरेशन थिएटर का माहौल बेहद गंभीर था। कई डॉक्टर और नर्सें खामोश खड़े हुए थे। थोड़े फासले पर एक पुरवकार शख्सियत का मालिक, उम्र रसीदा डॉक्टर, टेबल पर बेहोश पड़ा हुआ था और 2 डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे थे। डॉक्टर शाह ऑपरेशन के लिए आए, लेकिन उनके असाब बेकाबू हो गए और वो बेहोश हो गए। एक डॉक्टर ने मुझे बताया। जाहिर है मैं क्या जवाब देता। मैंने खामोशी से डॉक्टर पर नजरें जमा दी और मेरी खुशी की हद न रही जब मेरी आंखों ने उसके दिमाग में झांक कर सारी कैफियत देख ली। खुदा की कुदरत से उसके ब्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, बस हड्डियां टूटी थीं। मैंने बड़ी महारत से ऑपरेशन शुरू कर दिया। अपना काम करते हुए मैं सब कुछ भूल गया। पूरे 2 घंटे तक मैंने सर नहीं उठाया। फिर अपने काम से फारिग होकर मैंने दूसरे डॉक्टरों को उसके बैंडेज करने का इशारा किया और डॉक्टर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। मैं चार्ट पर हदायत और ऑपरेशन की तफसील लिखने लगा। दूसरी तजावीज़ भी मैंने लिखी और चार्ट एक नर्स के हवाले करके दरवाजे की तरफ चल पड़ा। बाहर निकलकर मैंने चारों तरफ देखा। कमबख्त सुरेश चंद्र ने और पुलिस की नफरी बुला ली। तमाम गेट सील कर दिए गए और पुलिस के जवान हर शख्स की कड़ी निगरानी कर रहे थे। अंदाज़ा हो गया कि अस्पताल से बाहर निकलना मुश्किल है। अब क्या करूं? अचानक सामने से कुछ पुलिस के जवान आते नजर आए। एक एक फर्द को घूर घूर कर देख रहे थे। मैं रुके बगैर आगे बढ़ा और एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। यह भी शायद किसी डॉक्टर का कमरा था और डॉक्टर किसी काम से गया हुआ था, क्योंकि कुर्सी पर उसका कोट लटका हुआ था। गहरे ब्राउन रंग के उस कोट को कुर्सी से उतारा और सफ़ेद कोट उसकी जगह लटका दिया। पहनकर देखा तो बिल्कुल फिट था। कमरे में नज़र दौड़ाई तो वॉशरूम का दरवाज़ा नजर आया। वॉशरूम में दाखिल हो गया। वहाँ दूसरा दरवाज़ा नजर आया जो राहदारी में खुलता था। मास्क उतार कर डस्टबिन में फेंका और उस दरवाजे से बाहर निकल आया। खुदा की पनाह, यह सुरेश चंद्र भी कमबख्त काना दज्जाल था। अभी राहदारी में चंद कदम ही आगे बढ़ रहा था कि सामने से आता नजर आया। पुलिस के दूसरे ऑफिसर बदस्तूर उसके साथ थे। मैं बदहवास होकर पलटने का इरादा ही कर रहा था कि बाएं हाथ पर नीचे जाने का रास्ता नजर आया और मैंने सीढ़ियों की तरफ छलांग लगा दी। ये रास्ता भी बेसमेंट में जाता था। नीचे मुख्तलिफ सिमत राहदारियां नजर आईं। एक राहदारी की तरफ दौड़ा। उसी वक्त पीछे हंगामे की आवाज़ आई। सुरेश ने मुझे फिर देख लिया और अब वो जीने उतर रहे थे। उस राहदारी का अख्तिताम भी एक और जीने पर हो रहा था और नीचे जा रहा था। मेरे जहन में ख्याल आया, अगर मुझे गलतफहमी नहीं हो रही तो ये रास्ता सर्द खाने को जा रहा होगा, मुर्दा घर, जहाँ लावारिस लाशें रखी जाती हैं। बिल्कुल ठीक अंदाज़ा। एक फौलादी दरवाज़ा जो स्टीयरिंग से खुलता था नज़र आया। खुदा करे ये लॉक ना हो। मैंने दुआ की और स्टीयरिंग घुमाया। दरवाज़ा खुल गया और मैं सर्द खाने में दाखिल हो गया। चारों तरफ हैरत अंगेज़ मनाजिर बिखरे हुए थे। बड़े बड़े स्टील रैक नज़र आ रहे थे जिनमें लाशें रखी हुई थीं। एक इंतहाई नागवार बू फैली हुई थी। कुछ लाशें मेज़ों पर रखी हुई थीं, कुछ रैकों में। मैं जल्दी से खाली रैक में लेट गया और मैंने बराबर के मुर्दे के ऊपर से चादर खींचकर अपने ऊपर डाल ली। सुरेश चंद्र यहाँ भी आ गया। मैं उन लोगों को महसूस कर रहा था, लेकिन खुशबख्ती से वो यहाँ नहीं रुके। अव्वल तो यहाँ की बदबू, फिर ठंडक, इन दोनों चीज़ों ने मेरी मदद की और वो जल्दी से बाहर निकल गई। हालत मेरी भी ख़राब थी, लेकिन मैं डॉक्टर होने की वजह से ऐसी जगहें पहले भी देख चुका था। थोड़ी देर तक आहटों पर कान लगाए रहा। फिर जब अंदाज़ा हो गया कि वो लोग जा चुके हैं तो रैक से बाहर निकल आया। जो कोट पहने हुए था उससे बड़ी मदद मिल रही थी और सर्दी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए मैं मज़ीद कुछ देर यहाँ रुका ताकि वो बेसमेंट से बाहर निकल जाएं। फिर जब कोई आहट न रही तो मैंने सर्द खाने का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। क्या सोचा होगा उन्होंने? क्या उन्हें यकीन होगा कि मैं बेसमेंट में ही हूँ, या फिर उन्होंने सोचा होगा कि ऊपर जाने वाले किसी रास्ते से ऊपर निकल गया? अलगर्ज बाहर आकर मैं फिर मोहतात अंदाज में बेसमेंट में घूमने लगा। अब यहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। यह अंदाज़ा बखूबी हो गया कि सुरेश चंद्र कभी हिम्मत नहीं हारेगा और अब किसी मोजज़े का ही इंतज़ार करना होगा। काफ़ी थक गया था। शाम हो गई, फिर शायद रात,
क्योंकि बेसमेंट में मध्यम रोशनियां जल रही थीं। कभी कभी आहटें भी सुनाई दे जाती। वक्त और गुजरा और अब हर तरफ सन्नाटा तारी हो गया। आखिरकार फैसला किया और एक ऊपर जाने वाले जीने का रुख किया। इस जीने का इख्तिताम विजिटर लॉबी में हुआ। यहाँ अलबत्ता काफ़ी लोग नजर आ रहे थे। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर धकेलते हुए आते नजर आए। उस पर सफ़ेद कपड़े से ढकी लाश रखी हुई थी। रोते पीटते लोग उस लाश की तरफ लपके और बैन करने लगे। कुछ दूसरे लोग उन्हें पीछे हटाने और सब्र की तलकीन करने लगे। मुझे फौरन तदबीर सूझ गई। मैं सोगवार सी शक्ल बनाकर उन लोगों में शामिल हो गया। किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं लाश के साथ बाहर निकल आया। एक बड़ी एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा खुला और मैं सबसे पहले उसमें दाखिल हो गया। फिर मैंने आगे बढ़कर पेशावराना अंदाज में स्ट्रेचर को पकड़कर आगे घसीटा और उसके स्टैंड पर फिट कर दिया। वार्ड बॉय नीचे उतर गए और कुछ दूसरे लोग ऊपर आ गए। मरहूम के दूसरे लवाहकीन अपनी गाड़ियों में बैठ गए। पिछला दरवाज़ा बंद हुआ और एम्बुलेंस स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। जिस गेट से वो बाहर निकली उस पर भी पुलिस के कोई 8-10 जवान खड़े हुए थे, जिन्होंने एम्बुलेंस पर भी टॉर्च की रोशनी डाली थी, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। तब मैंने सुकून की सांस लेकर खुदा का शुक्र अदा किया। एम्बुलेंस का सफ़र कोई 20 मिनट तक जारी रहा। फिर वो एक इमारत के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुई और अंदरूनी इमारत के गेट के पास रुकी। यहाँ भी खूब रोना पीटना मचा हुआ था। मैयत उतारी गई तो मैंने यहाँ भी सरगर्मी दिखाई और स्ट्रेचर उतारने में मदद की और आगे तक गया, लेकिन अंदर इमारत में नहीं गया हत्ता कि एम्बुलेंस वापस चली गई। अलबत्ता कोठी में खूब आना जाना लगा हुआ था। गेट पर कोई रुकावट नहीं थी। चुनाचे मैं टहलने वाले अंदाज में इमारत से बाहर निकल आया। क्या खूब दिन गुजरा था, जिंदगी का यादगार दिन। आज तक की जिंदगी में इतना पुरमुशक्कत दिन कभी नहीं गुजरा। भूख से जान निकल रही थी। थोड़े से पैसे जेब में थे, उन्हें निकाल कर देखा, ज़्यादा नहीं थे। आर्जी तौर पर काम चल सकता था। दफतन मुझे उस कोट का ख्याल आया जो किसी डॉक्टर का था और मैंने सिर्फ हुलिया बदलने के लिए पहन लिया। उस कोट से मुझे सर्द खाने में भी मदद मिली। देखूं तो सही किसका है। हो सकता है अंदर नाम पता निकल आए। नाम पता तो किसी का नहीं निकला, लेकिन कोट से करेंसी निकल आई जो काफ़ी तादाद में थी। थोड़ी सी कशमकश दिल में हुई, लेकिन दिमाग कोई फैसला न कर सका। फिर मैंने किसी होटल की तलाश में नजरें दौड़ाईं। कुछ दूर पैदल चलकर आखिरकार एक होटल नजर आ गया। मुस्लिम होटल था। चुनाचे खाने में कबाहत नहीं हुई। मैंने होटल के वेटर से पूछा, भाई मैं मुसाफिर हूँ, बाहर से आया हूँ, आसपास ठहरने के लिए कोई जगह मिल सकती है? क्यों नहीं भाई मियाँ, पीछे चले जाओ, अवामी होटल का बोर्ड नजर आ जाएगा। हुआ कमरे भी मिल जाते हैं, वेटर ने अपनी जुबान में कहा। अवामी होटल अवामी ही था, मगर साफ सुथरा। कमरे में सहूलियाती जिंदगी मौजूद थी। वैसे भी अब माजी को दिल से निकाल फेंका था। बचपन से खूब ऐशो आराम से जिंदगी गुजारी थी। वालिद दरवेश सिफ्त थे, लेकिन चचा साहब के ताउन से कारोबार करके अच्छी आमदनी हो जाती थी। भाई थे जिन्होंने हमेशा भरपूर मोहब्बत दी थी। उस दिन बाबा साहब के ताउन से घर में जो कुछ देखा था उस पर आज तक हैरत थी कि उन्होंने मेरी जुदाई क्यों फरामोश कर दी। लेकिन ठीक था, आखिरकार लोग मरने वालों को भी सब्र कर लिया करते हैं। कभी कभी मुझे सब याद आ जाया करते और दिल उदास हो जाता। अवामी होटल मुस्लिम होटल था। हलाल गोश्त मिल जाता था। मुसलमान बावर्ची थे जो गाय के गोश्त के अलावा सब कुछ पकाते थे। यहाँ वक्त सुकून से गुजरा। दूसरे दिन नाश्ते के बाद सोचा कि ज़रूरियात ज़िंदगी का कुछ सामान खरीद लिया जाए। कपड़ों वगैरह की ज़रूरत थी। दुकानें खुलने का इंतज़ार किया, फिर बाहर निकल आया। होटल से बाहर निकला ही था कि वो वेटर नज़र आ गया जिसने मुझे अवामी होटल का पता बताया था। मुझे देखकर सलाम किया और मेरे पास आ गया। सब खैर है भाई साहब, तुम्हारी दुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? फ़तेह मोहम्मद। फत्तू कहवे हैं सब। होटल में ठिकाना मिल गया? हाँ फत्तू मियाँ। यहाँ दुकानें वगैरह नज़र नहीं आ रही। बाज़ार कहाँ है? लो वो क्या रहे, सोना मंडी के पीछे चले जाओ, बाज़ार ही बाज़ार हैं। और सोना मंडी कहाँ है? मैंने मुस्कुरा कर पूछा और उसने मुझे तफसील से सोना मंडी के बारे में बताया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर बाज़ार की तरफ चल पड़ा। बाज़ार खुल गई। मैंने ज़रूरत की चीज़ें खरीदी और सूटकेस लेकर वापस चल पड़ा। एक फुटपाथ के पास से गुजरते हुए अचानक मेरे कदम रुक गए। यहाँ एक अखबार फरोश आज के अखबार सजाए बैठा था। अखबार के पिछले सफ़े पर ही मेरी तस्वीर छपी हुई थी। ये तस्वीर उस वक्त की थी जब मैं डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया था और मेरा खसूसी इस्तकबाल किया गया। उसमें मैं शानदार सूट में मलबूस और बहुत हशाश बशाश नज़र आ रहा था। इस वक्त जिन मुसाइब और हालात से गुजर रहा था उन्होंने मेरी शक्ल बदल दी थी। अब आसानी से नहीं पहचाना जा सकता था। ये अखबार उठाया तो उसके साथ दूसरे अखबारात भी थे और उन सब में मेरी मुख्तलिफ तस्वीरें नज़र आ रही थीं।
4 अखबार खरीदे और उन्हें लेकर चल पड़ा। दिल में कुछ अजीब अजीब सा हो रहा था। मैं फिर अखबारात की जीनत बन गया हूँ। देखूं अब मेरे बारे में क्या गुलफशानी की गई है। कमरा बंद करके अखबारात उठा लिए। पहले अखबार में लिखा था, दुनिया का सबसे हैरत अंगेज डॉक्टर। ये वो शख्स है जो पड़ोसी मुल्क से मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आया, लेकिन यहाँ एक जुर्म कर बैठा और कातिल बन गया। लेकिन फिर इसने पुलिस के आलतरीन लोगों को ऐसे चक्कर दिए कि महकमा पुलिस घन चक्कर बन गया। यहाँ इसने बड़ी बेखौफी से कई ऐसे मरीजों के हैरतनाक इलाज किए जो मौत की वादियों का सफ़र कर रहे थे और वो सेहतयाब हो गए। यह शख्स मुसलमान है, लेकिन इसने हिंदू मुसलमान का फ़र्क किए बगैर सिर्फ इंसानी फ़र्ज अदा किया। इसके अलावा ख्याल किया जाता है कि ये कोई रूहानी शख्सियत है, क्योंकि ये कई बार गिरफ्तार हुआ है मगर साफ निकल जाता है। पिछले दिन पुलिस कमिश्नर सुरेश चंद्र जी, जो किसी सरकारी काम से आए थे, उन्होंने इसे धर्म समाज अस्पताल में अचानक देखा और पहचान लिया। ये फरार हुआ, लेकिन अस्पताल से ना भागा, बल्कि पुलिस की ज़बरदस्त जिद्दोजहद को नाकाम बनाकर इसने अस्पताल और हिंदुस्तान के बहुत बड़े सर्जन मानिक शाह के बेटे विशाल शाह के सर का ऑपरेशन किया, जो एक नाकाबिल यकीन महारत का नमूना था। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो न्यूरो सर्जरी की दुनिया में सदियों याद रखा जाएगा। इसके बाद वो अस्पताल से गायब हो गया। सर्जन ने बयान दिया है कि वो हिंदुस्तान भर के डॉक्टरों के साथ मिलकर डॉक्टर कामरान मसूद की रक्षा के लिए मुहिम चलाएंगे। इसके बाद सर्जन मानिक शाह का मुख्तसर बयान था। उसने बयान दिया था कि वो मेरे लिए भगवान का अवतार बनकर आया और मेरे बेटे का जीवन बचा लिया। जो ऑपरेशन उसने किया, मैं उसकी तफसील बाद में अखबारात को बताऊंगा। ये ऑपरेशन नहीं, गैर इंसानी कारीगरी थी जो मैं ही नहीं, दुनिया को कोई सर्जन नहीं कर सकता। मैं इस बारे में इतना ही कहूँगा कि उसने मेरे घर का दिया रोशन किया है। उसके जीवन का दिया हमेशा रोशन रहे। 3 अखबारात उर्दू के थे, एक अंग्रेजी का। सब में मेरे बारे में इन्हीं ख्यालात का इजहार किया गया था। हिंदी अखबारों ने क्या लिखा था इस बारे में पता नहीं। उन उर्दू अखबारात के एडिटर और मालिकान हिंदू थे, सबकी ज़ुबानें मुख्तलिफ थीं। 2 में मेरे बारे में अच्छे जज्बात का इजहार किया गया, 2 में किसी बड़ी साजिश के इम्कानात जाहिर किए गए। मुझे हंसी आ गई। दिल में सोचा क्या मज़े की बात है, कुछ भी तो नहीं किया मैंने। एक बेज़रर उमंगों भरा नौजवान था, अपने फ़न में कमाल हासिल करने का ख्वाहिशमंद। मैंने देवता बनने की ख्वाहिश ना की थी, ना अवतार बनने की। बस चेहरे पर मेकअप करा लिया, जिसकी बिना पर रांदाए दरगाह हुआ। कहा गया था कि ईमान में पुख्तगी नहीं पैदा हुई। इंसान हूँ मैं, गुनाहों से बचने का ख्वाहिशमंद हूँ और इंसान ही रहना चाहता हूँ। अपनी बिसात से ज़्यादा बुलंदी का अहल नहीं हो सकता। बाबा साहेब, आपकी अमानतें महफूज हैं। उसी रात अपनी पनाहगाह से निकल आया, होटल का बिल अदा किया, अपना सामान उठाया और चल पड़ा। मेरा रुख रेलवे स्टेशन की तरफ था। लोगों से पूछता आखिर स्टेशन पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर खूब रौनक थी। सारा माहौल रोशनियों से जगमगा रहा था। मेरे दिल पर भी कोई बोझ नहीं था। एक बुक स्टॉल से रेलवे शेड्यूल खरीदा और बेंच पर बैठकर उसका मुतालिया करने लगा। हिंदुस्तान के शहरों के बारे में मालूमात हासिल करता रहा। अभी इसी मुताले में मसरूफ़ था कि शोर शराबे की आवाज़ें सुनाई दी। नज़रें उठाकर देखा, बहुत से लोगों का एक गिरोह नजर आया। ये नंग धड़ंग थे और सिर्फ निचले बदन पर धोती पहने हुए, सर गट्ठे हुए, जिनके दरमियान बालों का बस एक गुच्छा। माथे पर सुर्ख और पीले रंग नजर आ रहे थे। सामान के थैले उनके हाथों में लटके हुए थे, गालिबन कोई मजहबी रस्म अदा करने जा रहे थे। मैं दिलचस्पी से उन्हें देखता रहा। वो एक जगह जमा हो गए और आपस में बातें करते रहे। फिर उनमें से एक अपनी जगह से चलकर चाय के स्टॉल पर पहुंचा तो मैं भी अपनी जगह से उठ गया। स्टॉल पर जाकर मैंने चाय मांगी। वो शख्स सबके लिए चाय बनाने को कह रहा था। मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप अपने लिए चाय बनवा लें, मैं दूसरे स्टॉल से चाय पी लूँगा। अरे नहीं, हमें तो 20 चाय चाहिए जो इन्हें बनानी पड़ेंगी। आपकी चाय तो तैयार है, उसने बड़े शस्ता लहजे में कहा। उसी वक्त स्टॉल वाले ने मेरी तलब करदा चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने वो कप उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा, चलिए फिर आप एक कप चाय मेरे साथ पी लीजिए। ना ना ना, हम एक साथ चाय पियेंगे, मैं अकेला पी लूँगा तो वो बुरा मानेंगे। ओह अच्छा, मैंने चाय का सिप लेकर कहा। कहाँ जा रहे हैं आप? हम यात्रा पर निकले हैं, अभी मथुरा जा रहे हैं, वहाँ से गगन श्री के बाद काशी जी। आपका शुभ नाम? कामरान मसूद। मैंने जवाब दिया और वो बुरी तरह चौंक पड़ा। फिर एकदम पीछे हट गया और बोला, मुसलमान हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसकी बदली हुई कैफियत को महसूस कर लिया। राम राम राम। अरे चाय वाले, क्या नाम है तेरा? धनी राम महाराज, स्टॉल वाला बोला। हम अपने बर्तन ला रहे हैं, उसमें चाय बनाना। ला रहे हैं हम अपने बर्तन, ये कहकर वो वापस मुड़ गया। उसके चेहरे पर कराहत के आसार थे। मैं खामोशी से वहाँ से हट गया और रेलवे के टिकट घर पहुँच गया। यहाँ से मैंने मथुरा के लिए टिकट खरीद लिया। कोई ख़ास मकसद नहीं था, बस कहीं ना कहीं जाना था यात्रा के लिए। मथुरा जाने का कंपार्टमेंट भी बराबर में था। ट्रेन के सफ़र में वो खूब शोर मचाते रहे।
ये छोटे बड़े स्टेशन पर उतरते और भाग दौड़ करते। मैंने दोबारा उनके करीब जाने की कोशिश नहीं की। उनके मिजाज का अंदाज़ा हो गया था। फिर मथुरा आ गया, अपनी नौयत का मुनफरिद शहर। वैसे भी अब कोई कितना भी रवायती शहर हो, तमाम जदीद ज़रूरियात ज़िंदगी से आरास्ता होता है। मथुरा में हर तरह के होटल थे। दरिया जमुना के किनारे किनारे बेशुमार मंदिरों के कलिश जगमगा रहे थे। यहाँ दरमियाने दर्जे के होटल थे जो ज़्यादातर यात्रियों से आबाद थे। मुझे यहाँ से काफ़ी दूर एक मुस्लिम होटल में कमरा हासिल हो गया। अब मैं बस एक सयाह था और कोई ख़ास काम नहीं था। कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें मैंने गिरा में बांध लिया। वक्त ही तकदीर है। इंसान के साथ जो कुछ होता है वो वक्त और तकदीर के इश्तराक से होता है। मैं हशाश बशाश था, जहन से हर बोझ हटा दिया था। यहाँ भी अखबारात खरीद कर देखे, लेकिन मेरा जिक्र अब ख़त्म हो गया था। पूजा पाठ करने वालों और पुजारियों की सरगर्मियाँ देखने से ताल्लुक़ रखती थीं। किसी ने हरे कृष्णा मंदिर के बारे में बताया, जिसे हरे कृष्णा हरे रामा तंजीम के रुकन अंग्रेज़ों ने तामीर किया था। चुनाचे उसे देखने की ख्वाहिश दिल में पैदा हो गई। मालूमात हासिल करके मंदिर पहुंच गया। यहाँ और भी मंदिर थे, लेकिन यह मंदिर वाकई अपनी मिसाल आप था। दिलचस्प बात यह थी कि यहाँ हिंदू इबादत गुजार कम थे, बल्कि मज़हका खेज शक्लों के अंग्रेज़ मर्दों और औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा। मर्दों ने सर गठाकर बीच में चोटियाँ रखी हुई थीं। औरतें सफ़ेद साड़ियाँ पहने नजर आती थीं। शाम की पूजा के बाद बंदर नाच शुरू हो जाता और फिज़ा नशावर अद्वियात चरस वगैरह की बदबू से घुटन आलूद हो जाती। शाम की निस्बत दिन का वक्त यहाँ पुरसुकून होता। दिन में यहाँ विजिटर्स के दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं थी। वैसे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, मंदिर को अंदर से देख सकते थे। मैंने ये मंदिर देखा। अंग्रेज़ों ने कमाल किया था। जगह जगह बुत इस्तादा थे और इस खूबी से बनाए गए थे कि एक एक कदम पर इंसान धोखा खा जाए। उस वक्त मैं महादेव के मुजस्मे के पास खड़ा उसकी तामीर की कारीगरी देख रहा था कि एक इंतहाई सुरीली लेकिन पाटदार और पुरवकार आवाज़ सुनाई दी, हेलो। पलट कर देखा तो एक खूबसूरत चेहरा नजर आया। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, बुलंदो बाला कद, भरा भरा बदन। उम्र का सही अंदाज़ा नहीं हो सका, लेकिन इंतहाई पुरकशिश शख्सियत। मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, डॉक्टर कामरान। मेरे पूरे बदन में छनाका सा हुआ। एक लम्हे के लिए असाब साकित हो गए। ये सिर्फ हैरत का झटका था, इसमें खौफ की ज़रा भर आमेजिश नहीं थी। मैं दोस्त हूँ डॉक्टर कामरान, 100% दोस्त। बराह करम एक लम्हा भी मेरे बारे में गलत ना सोचें। बहुत शुक्रिया, मैंने खुद को संभाल कर कहा। मुझे आपकी ज़रूरत है डॉक्टर, वो बोली। तो क्या आप मेरी तलाश में यहाँ आई थी? मैंने तंजिया लहजे में कहा। आपका तंज बजा है, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि वाकई मैं ये मालूम करके ही यहाँ आई हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं। ज़बरदस्त इंटेलिजेंस है आपकी। मेरी ज़ात से आपको ज़रा बराबर नुकसान नहीं पहुँचेगा। पहले आप जहन में ये बात बिठा लें, उसके बाद हम दूसरी बातें करेंगे। चलिए ठीक है, मैंने कहा। आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? कहाँ? फ़िलहाल मेरे होटल। उसके बाद मैंने सवाल किया। नए जहानों की सैर पर। वह दिलकश मुस्कुराहट से बोली, यानी परलोक। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा। हिंदी आपके मुंह से अच्छी लगी। वैसे दोस्त परलोक नहीं जाते, बशर्ते कि उन पर भरोसा कर लिया जाए। अगर मैं आपके साथ जाने से इनकार कर दूं तो मुझे बहुत दुख होगा। आप मेरे बारे में पुलिस को इतला दे देंगी? पुलिस? वो तंज़िया हंसी। पुलिस आज तक आपका क्या बिगाड़ सकी है जो आप बिगाड़ लेगी? वैसे आपने मुझे हैरान कर दिया है। यह एतराफ़ करने में मुझे कोई याद नहीं। आप कौन हैं? मेरी दरख्वास्त है कि मेरे साथ मेरे होटल चलें। वापस आना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वहीं बातें करेंगे। मेरी ज़िंदगी हैरतों से भरी पड़ी थी। हमेशा ऐसा अमल होता कि अकल चकरा कर रह जाती। अब ये मोहतरमा गुफ्तगू से खासी माकूल लगती थी और मेरे बारे में इतना जानती थी कि मैं कौन हूँ। देखा जाए कि ये खुद कौन है। चलोगे? उसने पूछा। हाँ, मैंने मुख्तसर कहा और वो खुश हो गई। उसने आगे कदम बढ़ा दिए। मैंने भी उसके साथ कदम बढ़ा दिए। हम मंदिर से बाहर निकल आए। वो एक कीमती कार की तरफ बढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दौलतमंद औरत है। उसे दूर ही से देखकर दो आदमी कार से उतरे। दोनों वर्दी में थे। एक ड्राइवर था जो सफ़ेद वर्दी पहने हुए था, दूसरा गनमैन जिसने शानदार खाकी वर्दी पहनी हुई थी। जब वो करीब पहुंची तो ड्राइवर ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया और गनमैन एड़ियाँ बजाकर अलर्ट हो गया। आइए, औरत ने कहा और हाथ से गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं शुक्रिया अदा करके बैठ गया तो वह मेरे सामने बैठ गई। उसके लिबास से इंतहाई मशहूर कुन खुशबू आ रही थी, जिसे मैंने अब महसूस किया। ड्राइवर ने अपनी सीट संभाली और गनमैन उसके पास बैठ गया। होटल, औरत ने मुख्तसरन कहा और कार बेआवाज़ स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। होटल बहुत शानदार था। खूबसूरत औरत मुझे उसके एक कमरे में ले गई जो 5 स्टार हैसियत का मालिक था। मैं चेंज कर लूँ, आप आराम से बैठिए, उसने कहा और वॉशरूम की तरफ चली गई।
मैं उसके वापस आने तक उसके बारे में सोचता रहा। बहुत पुरस्कार लगी थी वो मुझे। मेरे बारे में कितनी मालूमात थी उसे, यहाँ तक कि उसे ये भी मालूम था कि मैं किस होटल में ठहरा हूँ। कौन है ये, आखिर मुझसे क्या चाहती है। वापिस आई तो पहले से ज़्यादा दिलकश लग रही थी। वो मेरे सामने बैठ गई और बोली, क्या पियेंगे, कॉफ़ी मंगवा लें। मैंने कहा और उसने रूम सर्विस को फ़ोन कर दिया। असूली तौर पर आपको मेरा नाम और मेरे बारे में पूछना चाहिए था डॉक्टर कामरान, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद आपको अपना नाम बताई देती हूँ। मेरा नाम सिंधूरता है, ताल्लुक़ राजवाड़ों से है। आपने राजपूताना की रियासत अलौर के बारे में सुना होगा। नहीं, मैंने साफ गोई से कहा। अच्छा, ये रियासत टॉनिक के मशरक़ी से मुतवाक़िफ़ थी मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब हिंदुस्तान में रियासतों का वजूद कहाँ है। जी, मैंने मुख्तसर कहा। अलौर के नवाह में राजवंशी परिवार बहुत मशहूर था, अब भी उसके लोग वहाँ आबाद हैं। आपका ताल्लुक़ उसी ख़ानदान से है। हाँ, वंशी परिवार से। आप वहीं रहती हैं। मैं जयपुर में रहती हूँ, वहीं कोठी बनाई है मैंने। हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में मेरे कई कारोबार फैले हुए हैं जिनकी देखभाल मेरे लोग करते हैं। बहुत दौलतमंद खातून हैं आप, मैंने कहा। दौलत, वो तंज़िया हंसी, फिर जल्दी से बोली, आपको दौलत से दिलचस्पी है। नहीं, मैंने इत्मीनान से कहा। मैं जानती हूँ। उसका जवाब भी पूरे एतमाद था। आप मेरी हैरत रफ़ा करेंगी। आपने बहुत सी हैरत अंगेज़ बातें की हैं जिन्हें मैं नहीं समझ सका। आपको मेरे बारे में इतनी मालूमात कहाँ से हासिल हुई। यही नहीं बल्कि आपने कहा है कि आप मेरे लिए ही मंदिर पहुंची थी। सिर्फ मंदिर ही नहीं, मैं जयपुर से मथुरा आपके लिए आई हूँ। ओह, मैंने कहा, क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत थी। मज़ीद ताज्जुब है। एक बात पूछूं, बल्कि पहले मैं ये बता दूं कि मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। ये कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, आप वहाँ के नामी ग्रामी डॉक्टर हैं और आपने कई हैरतनाक इलाज किए हैं। आपके पास में कुछ पुरस्कार कुव्वतें हैं जो आपकी मदद करती हैं। यहाँ आप एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आए थे। उसने डॉक्टर नीमू के कत्ल और उसके बाद पुलिस से मेरी आंख मचोली की पूरी दास्तान सुना दी। फिर बोली, बस एक बात पर मुझे बड़ी हैरत है। वो क्या, मैंने दिलचस्पी से पूछा। आपके बस में पोशीदा कुव्वतें हैं तो आप उनकी मदद से अपने देश वापस क्यों नहीं चले गए। इसकी एक ही वजह हो सकती है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। क्या, मेरे बस में पोशीदा कुव्वतें नहीं हैं। मैं नहीं मानती, सॉरी, वो बोली। फिर कहने लगी, अच्छा ये बताइए कि आपने अनोखे इलाज नहीं किए। आप उन्हें अनोखा कह सकती हैं, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने कहा और वह मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कैफियत थी। फिर जैसे खुद से कहने लगी, मेडिकल साइंस भी साइंस की दूसरी खसूसियात की तरह जादूगरी जैसी हैसियत इख्तियार कर चुकी है, मानती हूँ। लेकिन फिर दुनिया आपकी जादूगरी को क्यों मानती है। दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में आपको अनोखा क्यों कहा जाता है। आपके तरीके इलाज को पुरस्कार क्यों कहा जाता है। फिर वो जैसे चौंक पड़ी और बोली, सॉरी, लेकिन आप। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं डॉक्टर हूँ, किसी न किसी तरह अपने मरीज का इलाज कर लेता हूँ, लेकिन आप खुद क्या हैं। आपके पास कौन सी कुव्वतें हैं कि आपने मेरे बारे में इतना कुछ मालूम कर लिया। मेरी बात पर वो हंस पड़ी। हाँ, सवाल तो है, एक बात पूछूं। जी ज़रूर पूछिए। आप अपने देश के किसी मिशन पर काम कर रही हैं। यहाँ आपके दूसरे मददगार भी हैं, यानी जासूसी, मैंने सवाल किया। सॉरी, अगर वाकई ऐसा है तो मैं भला इसका एतराफ़ क्यों करूँगा। प्लीज़ बताएं, मैं इस सवाल के बाद आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। नहीं, मेरा कोई मिशन नहीं है। आपको इल्म है कि मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में अपने वतन के डॉक्टरों के साथ आया। जासूस होता तो इस तरह किसी को कत्ल करके खुद को मशकूक ना करता। मुझे कुछ वक्त देंगे, उसने कहा। मैं नहीं समझा। मेरे साथ जयपुर चलेंगे? क्यों? मुझे एक मरीज का इलाज कराना है, एक अनोखे मरीज का इलाज जो आपके सिवा और कोई नहीं कर सकेगा। क्या मर्ज है उसे? इसकी तशखीस भी आप करेंगे? अलामात क्या हैं, तकलीफ क्या है? ये मरीज खुद बताएगा। अजीब बात नहीं है? है, लेकिन अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकें, वो संजीदगी से बोली। मैं तैयार हो गया। मुझे और क्या करना था। तजुर्बात ही जिंदगी की लाठी बने हुए थे। मौत का खौफ एक लम्हे के लिए भी नहीं था। जो भी हो जाए, जिस वक्त हो जाए। मेरे राजी होने पर वो एकदम खुश हो गई। फिर बोली, हम कल मथुरा छोड़ देंगे। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे मुलाजिम आपका सामान आपके होटल से ले आएंगे और फिक्र न करें। मैं अभी आपके रात के क़याम के लिए कमरा हासिल कर लेती हूँ। मैंने एतराज़ नहीं किया। जल्द ही मैं उसके कमरे के सामने वाली रो में 3 कमरे छोड़कर मुंतकिल हो गया। बड़ी हैरतनाक बात थी। पुलिस और इंटेलिजेंस हर तरफ मुझे तलाश करती फिर रही थी और मुझे पाने में नाकाम रहती, लेकिन मेरे ज़रूरतमंद लोग आसानी से मुझ तक पहुंच जाते। ये सवाल मेरे जहन में पैदा हुआ तो एक आवाज़ कानों में उभरी, वक्त ही तकदीर है, तुम्हारी भी दूसरों की भी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कितनी जल्दी भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे याद दिला दिया जाता है। आंखों से आंसू निकल आए। एक अजनबी आवाज़ सुनी जो दिल से निकली थी।
ज़रूरी नहीं कि तेरी दिलजोई की जाए, काम करने वाले तेरे लिए काम करते हैं, वरना तू कुछ भी नहीं है। किसी भी लम्हे तेरी लाश कुत्तों की तरह सड़क पर घसीटी जा सकती है। हाँ जानता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। तेरी जुबान कहती है कि हाँ जयपुर चलूंगा, तो तेरी जुबान नहीं वक्त बोलता है, तकदीर बोलती है। ईशा का वक्त हो रहा था। गुसल खाने जाकर वजू किया और नमाज पढ़ने बैठ गया। यकदम रिक्कत तारी हो गई। नमाज के दौरान भी आंखें आंसुओं में डूबी रहीं। फिर सलाम फेरा तो संधूरता नजर आई, सोफे पर बैठी हुई और मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मैंने ताज्जुब से दरवाजे की तरफ देखा। कमरे का दरवाज़ा लॉक तो नहीं था, लेकिन उसके खुलने की थोड़ी बहुत आवाज़ तो आनी चाहिए थी। वो मेरी आंखों का मफहूम समझकर बोली, आप इबादत में मसरूफ़ थे, आपको मेरे आने की खबर ही नहीं हुई। मैं आपकी लगन से बहुत मुतासिर हुई हूँ। अपनी इबादत में कितने डूबे हुए थे आप? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी जगह से उठकर सोफे पर बैठ गया। मेरे आने से आपका हर्ज तो नहीं हुआ? नहीं, मैं नमाज पढ़ चुका था, बस ऐसे ही बोर हो रही थी, सोचा आपसे बातें करूं। बहुत देर तक वो मेरे पास बैठी रही। फिर उसके फ़ोन पर कॉल आ गई और वो उठकर चली गई। लेकिन मैं उसके बारे में देर तक सोचता रहा। वो मुझे काफ़ी पुरस्कार महसूस हुई। मेरी रात पुरसुकून गुजरी। रात ही मेरे होटल से मेरा सामान आ गया। दूसरे दिन सुबह को वेटर ने उठा दिया। वो नाश्ते के बारे में पूछने आया था। 10 बजे सिंदूरता आ गई। नए लिबास में बहुत दिलकश लग रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई, फिर बड़ी अपनायत से बोली, चलें? मैं तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया तो वो सेल पर ड्राइवर को कॉल करने लगी। उसने होटल का बिल पे करने की हदायत की थी। कुछ देर के बाद 2 वेटर आ गए और उन्होंने मेरा सूटकेस उठा लिया। नीचे गनमैन और ड्राइवर गाड़ी के पास मुस्ताद खड़े हुए थे। फिर हम चल पड़े। सफ़ेद राजहंस जैसी खूबसूरत कार बेआवाज़ तैरती सफ़र करने लगी। वो मेरे बराबर बैठी हुई थी और उसके लिबास से उठने वाली खुशबू मेरी सांसों से टकराकर एक अजीब सा एहसास पैदा कर रही थी। गाड़ी चलती रही। मथुरा से सादाबाद, फिर छोटे छोटे कस्बे, फिर ताजमहल का शहर, जहाँ से गुजरते हुए डॉक्टर शुक्ला याद आया। वो दोनों माँ बेटे भी। फिर फतेहपुर सेकरी, अकबर और जोधाबाई के महल, हज़रत ख्वाजा सलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, 99 बुर्ज की मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, सब कुछ निगाहों से गुजर रहा था। कई बार सिंदूरता ने मुझे इन जगहों के बारे में बताया। फिर फूलन देवी की चंबल घाटी, जहाँ आज भी हुकूमत की तरफ से लगाए गए बोर्ड इस्तादा फूलन देवी की याद दिला रहे थे। खबरदार, शाम 5 बजे के बाद इन इलाकों में सफ़र न किया जाए। हुकूमत आपकी हिफाजत की जिम्मेदार नहीं होगी। तहद्दे निगाह सुरख पत्थरों के पहाड़ बेआबो गया, गहरे काले बादलों की छाँव में भी आग बरसाते हुए। तवील तरीन सफ़र के बाद आखिरकार मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों से गुजरते हसीन शहर जयपुर में दाखिल हो गए। शहर बेमिसाल रोशनियों से सजा हुआ। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई जिस इमारत के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुई, उसे 4 बावर्दी दरबानों ने मिलकर खोला। चौड़ी रविश के दोनों तरफ घास के बड़े मैदान नजर आ रहे थे, जिनमें जगह जगह फूलों के खेत लहला रहे थे। उनके दरमियान ऊंचे ऊंचे पोल लगे हुए थे, जिनमें लगी हुई रंगीन रोशनियां फूलों के रंग नुमायां कर रही थीं, और रात उन पर असरअंदाज नहीं हुई थी। राजहंस पोर्च में जा रुकी। खूबसूरत एक जैसी वर्दियों में मलबूस नौकरों की फौज दौड़ पड़ी। सिंदूरता नीचे उतरी तो दूसरी तरफ से मैं भी नीचे उतर गया। आइए, सिंदूरता ने कहा और आगे चल पड़ी। एक लंबा चौड़ा और ख़तरनाक सी शक्ल का मुलाजिम, जिसकी वर्दी का रंग दूसरों से मुख्तलिफ था, सिंदूरता के साथ चल रहा था। धर्म, उसने आवाज़ दी। वह मुस्तादी से झुक गया और मध्यम आवाज़ में बोला, राजरानी, हमने तुम्हें फ़ोन पर मेहमान के बारे में बताया था। कमरा तैयार है, धर्म नामी मुलाजिम ने कहा। वो खामोश हो गई और हम अंदर इमारत में दाखिल हो गए। मैं पहली बार रिवायती राजाओं का महल देख रहा था। हर चीज़ अपनी मिसाल आप थी। गुलाम गर्दिशों में भी बड़े बड़े फानूस लटके हुए थे, कीमती कालीन बिछे हुए थे। काफ़ी आगे चलकर वो बोली, आप मेहमान ज़रूर हैं कामरान जी, पर मेरी विनती है कि खुद को मेहमान ना समझें और यहाँ कोई तकलीफ़ ना उठाएं। जिस चीज़ की ज़रूरत हो धर्म को बता दें। ये मेरा ख़ास नौकर है, लेकिन अब ये आपकी चाकरी करेगा। शुक्रिया रानी जी, मैंने कहा। वो चलते चलते रुक गई, फिर मुझे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, आपने मुझे रानी जी कहा, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा। आप मुझे संध्या कह सकती हैं, आप चाहें तो। मैं चाहती हूँ। वो रुक गई, फिर बोली, ये मेरा कमरा है, धर्म आपको आपके कमरे में ले जाएगा। हम लंबे सफ़र से आए हैं, आप भी थक गई होंगे, मैं भी थक गई हूँ। अब हम कल मिलेंगे। ठीक है, मैंने कहा। उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए और कमरे में चली गई। धर्म ने गर्दन खम करके मुझे साथ आने का इशारा किया और मैं उसके साथ चल पड़ा। मेरा कमरा ऊपरी मंजिल पर था। कमरा क्या था, पूरा हॉल था। इस कदर कीमती और खूबसूरत फर्नीचर से आरास्ता कि बस देखते रहो। कदीमो जदीद का हसीन इम्तजाज। धर्म मुझसे इजाज़त लेकर चला गया। सिंदूरता से दूसरे दिन 9 बजे नाश्ते की मेज़ पर मुलाकात हुई।
उसने कहा, आज हम जयपुर की सैर करेंगे। आपने किसी मरीज की बात की थी, मैंने उसे याद दिलाया। हाँ, आप उसका इलाज करेंगे। इलाज की जल्दी तो नहीं है आपको? नहीं, उसने हतमी लहजे में कहा और मैं खामोश हो गया। सिंधुरता के साथ जयपुर देखा। बेशक खूबसूरत जगह थी। 3 दिन तक वह मुझे जयपुर और उसके नवाहात की सैर कराती रही। मैं हैरान था कि उसने किसी मरीज का तज़किरा करके झूठ बोला है। मरीज के बारे में मेरे सवालात के भी उसने अजीब जवाब दिए। वो एक पुरकशिश औरत थी जो किसी की भी मरकज़े निगाह बन सकती थी, लेकिन जिस वक्त से मिली थी उसके किरदार में कोई झोल नजर नहीं आया। साफ सुथरी गुफ्तगू करती थी जिसमें शगुफ्तगी ज़रूर होती, लगावट नहीं। फिर क्या किस्सा है ये समझ में नहीं आया। अगर वह मुझे तलाश करती हुई मथुरा और फिर मंदिर ना पहुंचती, अगर वह मुझे मेरा कच्चा चट्ठा ना सुना देती, तो शायद मैं उससे बिल्कुल मुतासिर ना होता। यहाँ की ज़िंदगी बेमिसाल थी। अगर मेरे वजूद में इज़्तिराब ना होता, अगर मैं अंदर से मुंतशिर ना होता और सिर्फ एक ऐशकोश इंसान होता, तो इससे हसीन ज़िंदगी और कोई ना होती। लेकिन मैं मुस्तरिब था। मैं फिर आपसे उस मरीज़ के बारे में पूछूंगा जिसके इलाज के लिए आप मुझे यहाँ लाई थी। क्या वो महज एक कहानी थी? नहीं, उसने संजीदगी से कहा। फिर आप उसकी तरफ से बिल्कुल लापरवाह हैं। आप उसे एक निगाह दिखा तो दें मुझे। ठीक है, हम आज ही चलते हैं, वह संजीदगी से बोली। चलते हैं कहाँ? वो यहाँ नहीं है। ओह, फिर कहाँ है? सूरजपुर। और सूरजपुर कहाँ है? मैंने आपको राजवंशी परिवार के बारे में बताया था। हाँ, सूरजपुर राजवंशी परिवार का गढ़ था। वक्त के साथ वंशी परिवार के लोग खत्म होते गए और फिर बिल्कुल खत्म हो गए। सूरजगढ़ वीरान होता गया। बचे खुचे लोग अलौर में आबाद हो गए। सूरजपुर में बस अब राजा सूर्यवंशी की हवेली बाकी रह गई है। आपका मरीज उसी हवेली में है। हम कब चलेंगे? मैंने पूछा। बस अभी, उसने कहा। कमाल की औरत थी जिसने मुझे चकरा कर रख दिया। उसका हर अमल बेहद पुरस्कार था। हालांकि निहायत खलीक और खुशगुफ्तार थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उसकी शख्सियत में एक अनोखी कैफियत का एहसास होता जिसे मैं कोई मायने नहीं दे सका। सफ़र उसी खूबसूरत कार से किया जा रहा था। साथ में वही ड्राइवर और गनमैन था। रास्ते बेहद खूबसूरत और ख़ासी अहमियत के हामिल थे। वह मुझे उनसे रोशनास कराती जा रही थी। उसने ऐसे किले और इलाके भी दिखाए जहाँ राजपूतों और मुसलमानों की बड़ी बड़ी जंगें हुई थीं। यहीं से खूबसूरत सड़क अजमेर शरीफ जाती थी। फिर कई घंटे का सफ़र करके हम अलौर पहुंच गए। यहाँ अलौर में भी सिंधुरता की एक खूबसूरत हवेली थी। इससे आगे का सफ़र हम कल करेंगे। आप यहाँ आती रहती हैं? हाँ, माजी याद करने आ जाती हूँ, वह फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। उस हवेली में भी बहुत से मुलाजिम थे और यहाँ की शान शौकत भी जयपुर जैसी थी। जिस बात पर मुझे सबसे ज़्यादा हैरत थी वो ये कि अभी तक मुझे सिंधुरता का कोई अजीज़ या रिश्तेदार नहीं नज़र आया था। ये भी पता नहीं चला कि उसने शादी भी की है या नहीं। दूसरे दिन ज़रूरियात से फारिग होकर सिंधुरता ने फिर उसी अपनाइयत से कहा, चलें? जी, मैं मुस्कुरा दिया। वो मेरे साथ बाहर निकल आई। उस वक्त कार के साथ एक लैंड क्रूज़र भी खड़ी हुई थी जो कार ही की तरह बहुत शानदार थी। लेकिन उस वक्त एक तब्दीली हुई। स्टीयरिंग साइड का दरवाज़ा खोलकर सिंधुरता ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और मुझे बराबर बैठने का इशारा किया। मैं हैरान सा बैठ गया। मुझे बैठते ही सिंधुरता ने गाड़ी को बड़ी महारत से रिवर्स करके मोड़ा, फिर हवेली के बड़े गेट से बाहर निकल आई। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो एक माहिर ड्राइवर है। फिर एक बात और देखने में आई। अलौर की गुंजान आबादियों से वह सुस्त रवि से गुजर रही थी। वहाँ के लोग राह चलते उस गाड़ी को देखते तो एहतराम से जगह देते और दोनों हाथ माथे से लगाकर झुक जाते। उनकी नज़रों में एहतराम और मोहब्बत होती, जिसका मतलब था कि वो लोगों के लिए एक पसंदीदा शख्सियत थी। फिर जब गाड़ी अलौर शहर की आबादी से निकल आई तो उसने रफ्तार तेज़ कर दी। सड़क शफाफ और मजबूत थी। इतने खामोश क्यों हो? उसने मुस्कुरा कर पूछा। आपकी ड्राइविंग देख रहा हूँ। बस जब इस तरफ आती हूँ तो खुद ही गाड़ी चलाती हूँ। जानते हो क्यों? नहीं जानता, मैंने मुस्कुरा कर कहा। उन सब की जान निकलती है। किन सब की? ड्राइवर, गनमैन और दूसरे। क्यों? बस सूरजपुर के बारे में लोगों ने बड़ी कहानियाँ उड़ाई हुई हैं। तो क्या सूरजपुर अब गैर आबाद है? बिल्कुल तो नहीं। कुछ घर हैं वहाँ, लेकिन उन लोगों के जो अपनी तारीख से चिमटे हुए हैं और उससे दूर नहीं हो पाए। वो अपनी नस्लों को यहाँ आबाद किए हुए हैं, उसने गोलमोल से लहजे में बताया। मैं खामोश हो गया। कोई उलझन, कोई परेशानी नहीं थी। इस औरत के बारे में ये सोचना कि ये कोई नॉर्मल औरत है बेवकूफ़ी थी। जो कुछ भी है लेकिन है शानदार। और अभी तक यह एहसास नहीं हुआ कि वो मुझसे चाहती क्या है। हाँ, मैं उस अनोखे मरीज़ के बारे में ज़रूर सोच रहा था जो सूरजपुर में किसी ऐसी जगह रह रहा है जहाँ ज़्यादा इंसान नहीं है। यह सड़क मैंने बनवाई है, मेरे घर जाती है, इसलिए। वो बेतुके अंदाज में बोल पड़ी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सफ़र जारी रहा। फिर उसने गाड़ी सड़क के एक मोड़ से नीचे उतार दी।
अब लैंड क्रूज़र इंसानी कद से भी ऊंची झाड़ियों के बीच से गुजर रही थी, लेकिन यहाँ भी पुख्ता और शफाफ सड़क थी। मैं गौर से उन झाड़ियों को देख रहा था। मैंने कहा, यह ज़मीन आपकी है, सारा सूरजपुर ही मेरा है। आपने यहाँ काश्त क्यों नहीं कराई? बस मैं बता चुकी हूँ, यहाँ कोई नहीं आता। मैं यही पूछना चाहता था। ये झाड़ियाँ बहुत ऊंची और बेतरतीब हैं, लेकिन सड़क पर नहीं फैली हुई, जबकि मेरे ख्याल में इन्हें पूरी सड़क पर फैल जाना चाहिए था। वो तारीफी अंदाज में मुझे देखने लगी, फिर बोली, काफ़ी गहराई में सोच लेते हैं। एक आम सी बात है। आम नहीं है। मैंने बताया था कि कुछ लोग यहाँ रहते हैं जिन्होंने तारीख से रिश्ता जोड़ रखा है और वो इस इलाके से खौफजदा नहीं है। हाँ, बताया था। यहाँ उन्हें कुछ जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं जिन्हें वो पूरा करते हैं, जिनमें इस सड़क को झाड़ियों से पाक रहने की जिम्मेदारी भी है। दूर से किसी साल खुर्दा इमारत के बड़े बड़े बुर्ज नजर आ रहे थे। मुझे अंदाज़ा हो गया कि हम सूरजपुर आ गए हैं और वो बुर्ज राजवंशी के महल के हैं। मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। थोड़ी ही देर के बाद एक अजीमोशान इमारत नजर आने लगी। यहाँ तक आते हुए मैंने किसी इंसान का नामो निशान नहीं देखा था। मैंने महसूस किया था कि यहाँ परिंदे भी नहीं हैं। एक अजीब सी नहूसत माहौल पर छाई हुई थी। लैंड क्रूज़र की रफ्तार अब सुस्त हो गई थी। महलनुमा इमारत की दीवारें बेहद बुलंद थीं। सामने ही एक बहुत बड़ा चौबी दरवाज़ा नजर आ रहा था, जिसके बेहद मोटे फौलादी कुंडे से कोई 1 फुट का ताला झूल रहा था। सिंधूरता ने गाड़ी रोक दी और फिर उसने उसके डैशबोर्ड से चाबियों का एक गुच्छा निकाला। ये चाबियां भी 4-4, 5-5 इंच की थीं। वो नीचे उतरी और दरवाजे के पास पहुंच गई। फिर उसने दरवाज़ा खोला और दरवाजे को अंदर धकेलने लगी। दरवाज़ा बेआवाज़ खुल गया। वो वापस गाड़ी में आ बैठी और गाड़ी अंदर दाखिल हो गई, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ जाकर उसने उसे फिर रोक दिया। वो नीचे उतरने का इरादा ही कर रही थी कि मैं नीचे कूद गया। मैं बंद किए देता हूँ। वह मुस्कुराकर रुक गई। मेरा ख्याल था कि फाटक बंद करने में काफ़ी ताकत सर्व करनी होगी, लेकिन वो इतना रवां था कि आसानी से बंद हो गया। मैंने उसे बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी और गाड़ी में आ बैठा। गाड़ी स्टार्ट थी। उसने उसे आगे बढ़ा दिया। तब मैंने उस महल की वुसअतें देखीं। कमाल की इमारत थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे इस तरह रखा गया था कि जैसे रोज़ाना उसकी सफाई होती हो। कहीं से पता नहीं चलता था कि ये गैर आबाद है, लेकिन अपनी आंखों से देखा था कि उसका ताला सिंधूरता ने खुद खोला। वो बता चुकी थी कि बाहर के लोग यहाँ नहीं आते। जिन लोगों के बारे में उसने कहा था वो यहाँ आबाद हैं और उसने उन्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, तो मुमकिन है वही यहाँ आकर सफाई सुथराई करते हों और वापस चले जाते हों। लेकिन यहाँ तक आते हुए उनका भी कोई निशान नजर नहीं आया। गर्ज ये कि यह सब कुछ बेहद पुरस्कार था। एक और बात मैंने महसूस की कि किसी भी नई और हैरतनाक बात पर वो मेरे चेहरे पर हैरत का तासुर तलाश करती और उसे ना पाकर शदीद मायूस हो जाती। लैंड क्रूज़र सदर गेट के पास रुकी और वो नीचे उतर आई। फिर हम अंदर दाखिल हो गए। ये है मेरे माजी की कहानी। इस महल में मेरी कई नस्लों ने जिंदगी गुजारी है। कई नस्लों ने, हाँ, लेकिन यह इमारत इतनी पुरानी तो नहीं है। बहुत पुरानी है। सूरजपुर वेद, गीता और रामायण में मिलता है। ये महाभारत के दौर का शहर है और ये इमारत उस दौर की है। कई राजाओं ने इसे नए नए रूप दिए हैं। मैंने इसे बिल्कुल बदल दिया है। हाँ, इसकी बैरूनी शक्ल कोई चाहे भी तो नहीं बदल सकता। यह सच भी था। बाहर से ये कोई कदीम तारीखी इमारत नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से काफ़ी जदीद थी। वो मेरे साथ एक कमरे में दाखिल हो गई और बोली, आप इस कमरे में आराम करें, मैं ज़रा आपके मरीज से मिल लाऊं, देखूं किस हाल में है। ओके, ठीक है, मैंने जवाब दिया और वो कमरे से बाहर निकल गई। मैंने कमरे का जायजा लिया और फिर एक मसहरी की तरफ बढ़ गया जिसके पाए चांदी के थे। कभी कभी अपनी तकदीर पर नाज करने को दिल चाहता था। कोई इंसान करोड़ों की दौलत खर्च करके सारी उम्र में भी इतने अजीब अजीब मनाजिर नहीं देख सकता जितने मैंने मुख्तसर अरसे में देख लिए। फिर मैं उस अजब मरीज के बारे में सोचने लगा। पता नहीं किस तरह का मरीज है, क्या बीमारी है उसे, और सिंधूरता ने उसे इस वीरान महल में क्यों और किसके सहारे छोड़ रखा है। उसे खाने पीने के लिए कौन देता है, उसकी तीमारदारी कौन करता है, या फिर मुमकिन है वो खुद चलता फिरता हो। अचानक मैंने महसूस किया कि सिंधूरता के सामने मेरी शख्सियत कुछ हल्की पड़ रही है। बेशक वो एक बेहद पुरस्कार किरदार है, अनोखी शख्सियत की हामिल, लेकिन मैं उसे मरूब क्यों हूँ। मुझे तो इससे भी ज़्यादा पुरस्कार किरदार मिल चुके हैं। एक और बात जहन में आई। सिंधूरता कुछ भी है, लेकिन वो भोरिया चरण के बारे में कुछ नहीं जानती। कहीं से भी इसका शुबा नहीं मिलता। अचानक मेरे जहन में एक खौफनाक धमाका हुआ। बहुत दिन के बाद भोरिया चरण याद आया था। ओह मेरे खुदा, कहीं ये कोई गहरी चाल ना हो, कहीं वह मरीज भोरिया चरण ही ना हो। काफ़ी देर तक इस बारे में सोचता रहा, फिर बेनियाज हो गया। सिंधूरता कोई 2 घंटे के बाद आई। बहुत से फल और कॉफ़ी लाई थी। कॉफ़ी के साथ बिस्कुटों के कार्टून भी थे।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये कॉफ़ी है, मैंने खुद बनाई है। ये फल और बिस्कुट, यहाँ इसके सिवा और कुछ नहीं मिलता। अलबत्ता एलौर में मुस्लिम होटल हैं, हफ्ते में एक बार मैं आपको वहाँ ले जाया करूँगी। वहाँ आप खूब बहन से खाया करना। हफ्ते में एक बार, मैंने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ, क्या ज़्यादा बार? नहीं, क्या यहाँ मुझे 1-2 साल रहना होगा? 1-2 साल, वह अजीब से लहजे में बोली। फिर एकदम चौंक पड़ी और कहने लगी, नहीं, मेरा मतलब है कि जब तक आप अपने मरीज का इलाज करेंगे। आप मथुरा से यहाँ इतनी दूर मुझे किसी मरीज के इलाज के लिए लाई हैं, लेकिन अभी तक मुझे मरीज की झलक तक नहीं नजर आई। बस कुछ देर और प्लीज़। वजह वो भी कुछ देर के बाद ही बताऊंगी। मैंने गहरी सांस ली। आप ये चीज़ें लें, प्लीज़ नाराज़ ना हो। बस रात होने में थोड़ा वक्त लगेगा। यहाँ बिजली तो नहीं है। मैंने जानबूझकर यहाँ बिजली नहीं मंगवाई ताकि यहाँ का कदीम माहौल बरकरार रहे। आप ये फानूस देख रही हैं, ज़रूरत की जगहों पर फानूस रोशन हो जाती हैं। आप अपने मरीज से मिलने गई थीं? हाँ, वो ठीक है। हाँ, आम हालात में वो ठीक रहता है। मैं चलती हूँ, कुछ देर में आपसे मुलाकात करती हूँ। वो उठकर चली गई। लाख खुद को लापरवाह रख रहा था, लेकिन अंदर तजस्सुस बेपनाह था। मैं उस अनोखे मरीज से जल्द अज जल्द मिलना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता रात हो गई। ये वक्त मैंने अपने कमरे में ही गुजारा। मगरिब का वक्त हो गया था। मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए एक जगह मुंतखब की और नमाज़ पढ़ने लगा। बड़े खुशू व खजू से नमाज़ पढ़ी। नमाज के दौरान में मुझे कमरे में रोशनी का एहसास हुआ। सलाम फिरने के बाद मुझे 2 चीज़ों का इदराक हुआ। पहला तो ये कि कमरे की छत में लटका हुआ बड़ा फानूस रोशन हो गया था। उसमें लंबी लंबी शमें जला दी गई थीं जो खूब रोशनी दे रही थीं। दूसरी ये कि कुर्सी पर सिंदूरता बैठी हुई थी। मुझे देखकर वह मुस्कुराई और बोली, मैं आई तो आप इबादत कर रहे थे। मुझे मुसलमानों की नमाज बहुत अच्छी लगती है। बड़ा नूर झलकता है इबादत करते हुए उनके चेहरे पर। ये शमें आपने रोशन की हैं? हाँ, ये सारे काम मैं ही करती हूँ। आओ चलें यहाँ से। मैं उठ गया तो वो भी कुर्सी से उठ गई। महलनुमा इमारत तारीक और भयानक नजर आ रही थी। मेरा कमरा रोशन था या फिर एक दूर उफ्तादा कमरे से रोशनी की किरणें झलक रही थीं। वह मुझे उसी कमरे की तरफ ले जा रही थी। फिर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। यहाँ 3 फानूस जल रहे थे और खूब रोशनी थी। कमरे में बेहतरीन फर्नीचर था। उसने एक सोफ़े की तरफ इशारा किया और बोली, बैठिए। शुक्रिया। मैं सोफ़े पर बैठ गया। वो भी कुछ फासले पर बैठ गई तो मैंने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा, आप खासी तजस्सुस पसंद हैं। अभी तक आपने मुझे उस मरीज़ की झलक नहीं दिखाई। मरीज़? उसने अजीब से लहजे में कहा। वो मरीज़ मैं खुद हूँ। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मैं गौर करने लगा कि मैंने यही सुना है। क्या उसने यही कहा है? वो एक संजीदा और पुरवकार औरत थी। उसने आज तक किसी शौकी का मुजाहरा नहीं किया था, लेकिन इस वक्त मैंने गौर से उसका चेहरा देखा। वो मेरी कैफियत समझ रही थी। कुछ लम्हे खामोश रहकर उसने कहा, मुझे एहसास है कि आप पर क्या रद्द-ए-अमल हुआ है, लेकिन मैंने सच कहा है, मैं ही वो मरीज़ हूँ। हैरत की बात है, मेरे ख्याल में आप एक तंदुरुस्त खातून हैं। मैंने खुद को संभाल कर कहा। हाँ, यही ख्याल किया जा सकता है, लेकिन असलियत कुछ और है। वो तल्खी से मुस्कुराई। क्या? अब मैं पूरी तरह संभल गया था। तवील कहानी है, सुनना पसंद करेंगे? आपका महल, आपका तर्ज ज़िंदगी बेमिसाल है, लेकिन मैं सिर्फ उस मरीज़ के लिए आपके साथ हूँ और उसके मर्ज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, मैंने कहा। वो गहरी सोच में डूब गई। चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मेरे पिता का नाम चंद्रसेन वंशी था। सूरजपुर हमारी रियासत था। ये कदीम दौर की बात है। रियासत के अमूर बहुत उम्दगी से चल रहे थे। चंद्रसेन के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, जिस पर वो बहुत दुखी थे। वो बड़े बड़े कीर्तन कराते थे, यहाँ तक कि मैं पैदा हो गई। सिंदूरता ने कहा। क्या? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। यानी आप इतनी पुरानी हैं? हाँ, वो उदासी से बोली। उसके अंदाज को देखकर मैं चौंक पड़ा। वो बिल्कुल संजीदा थी। अचानक मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मुझे 1000 साल का सांप तरकेशी याद आ गया। क्या सिंदूरता भी इच्छाधारी सांप है जिसने जून बदली है? मैं फटी आंखों से उसे देखने लगा। अब मुझे सारी बातें याद आ रही थीं। मथुरा के मंदिर में उसने मुझे मेरे नाम से मुखातिब किया और बताया कि वो मेरे लिए वहाँ गई थी। इसके बाद से अब तक जो कुछ हुआ था वो गैर मामूली था, लेकिन एक नागिन मुझसे क्या इलाज कराना चाहती है? वो फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई। गालिबन इस दौरान उसने माजी के सारे नक्श समेट लिए थे। मेरा सवाल नज़रअंदाज करके उसने कहा, पता नहीं कैसी मन्नतों मुरादों से मैं पैदा हुई, क्योंकि मैं आम बच्चों से मुख्तलिफ थी। मुख्तसर ये कि मैं जवान हो गई। चंद्रसेन के यहाँ इसके बाद कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए मैं पूरे परिवार की बेहद लाडली थी। मैंने एक बार कुछ साधु संतों को देखा और उसी वक्त से मेरे दिल में पुरस्रार अलूम सीखने की ख्वाहिश पैदा हो गई।
मैं ऐसे लोगों की तलाश में लग गई जो पुरस्कार अलूम के माहिर हों। बहुत से जोगियों सन्यासियों से मैंने बड़े जंतर मंतर सीखे और उनके तजुर्बे करने लगी। मुझे इनमें बहुत मजा आता। दूसरी तरफ पिताजी मेरी शादी करना चाहते थे। मैं अपनी खूबसूरती का तज़किरा क्या करूं। बहुत से राजकुमार मुझसे शादी करना चाहते थे, मगर मुझे शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं एक महान देवी बनना चाहती थी, सो मैं अपने कामों में मसरूफ़ रही। फिर जोगी गरजनाथ सूरजपुर आया। ये बड़ा महान जादूगर था, हर तरह का जादू जानता था। वह मुझे देखकर लट्टू हो गया। उसने सूरजपुर में ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए कि सब दंग रह गए। दंग होने वालों में मैं भी थी। मैं गरजनाथ से जादू सीखने लगी। फिर उसने अपनी शैतानियत का मुजाहरा किया और मेरी आबरू लूटने की कोशिश की। मैंने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, लेकिन मेरी तवक्को के बरक्स उसने इस बात पर बड़ी खुशी का इजहार किया और कहा कि एक महान देवी बनने के लिए मन की पवित्रता बड़ी ज़रूरी है, और मेरा मन बड़ा पवित्र है। मैं पूरी तरह देवी बनने के काबिल हूँ। सो उसने मुझे बड़े मंत्र सिखाए, लेकिन उसके मन में बदले की आग सुलग रही थी। एक रात जो अमावस की रात थी और संसार काला हो रहा था, उसने मुझे एक बड़ा मंत्र सिखाने के लिए बुलाया। मंत्र सिखाने से पहले उसने मुझे एक गिलास में कोई चीज़ पीने को दी। उसने बताया कि यह सोमरस है, इसके पीने से मुझे लंबा जीवन मिल जाएगा, जो 100 बरस का भी हो सकता है, 1000 बरस का भी, और 10,000 बरस का भी। मुझे ये बात बड़ी दिलकश लगी कि मैं हज़ारों बरस जी सकती हूँ। सो मैंने रात के अंधेरे में सोमरस पी लिया। वो अजीब से जायके का था। 7 दिन के बाद जोगी गरजनाथ ने मुझे अपनी शैतानियत के बारे में बताया। तूने मुझे थप्पड़ मारा था, देख बदला ले लिया मैंने उसका। गुरुजी महाराज, आप क्या कह रही हैं? मैंने शदीद हैरत से कहा। आपने तो कहा था कि जादू सीखने के लिए पवित्रता ज़रूरी है। वो हंसा और बोला, तो और क्या कहता? तुझे सबक सिखाना ज़रूरी था। तूने उसकी तौहीन की थी जिसके चरणों में बड़ी बड़ी रानियाँ महारानियाँ सर झुकाने को तरसती हैं। जो सोमरस मैंने तुझे पिलाया है वह तुझे बड़ा लंबा जीवन देगा, लेकिन तेरा जीवन ऐसा होगा कि उसे दुनिया देखेगी। फिर वो खामोशी से सूरजपुर से चला गया। मुझे कुछ ना हुआ, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेकुली बेचैनी जाग उठी। मेरा मन कुछ चाहता था, लेकिन क्या, इसका पता नहीं चलता था। फिर मेरे बदन में दर्द रहने लगा। मैं बीमार हो गई, सख्त चिड़चिड़ी हो गई। कभी मुझ पर दीवानगी के दौरे पड़ने लगते। एक बार किसी नौकर ने मेरी मर्जी के खिलाफ कोई बात कर दी। मैंने एक वजनी गुलदान उठाकर उसके सर पर दे मारा। उसका सर फट गया। वो मेरे बिल्कुल करीब था। उसके सर से खून का फवारा बुलंद होकर मेरे मुंह पर पड़ा और उसके कुछ कतरे मेरे मुंह में भी चले गए। उनका जायका जाना पहचाना लगा। मुझे याद आ गया कि ये उसी सोमरस का जायका है जो मुझे जोगी गरजनाथ ने पिलाया था। इसका मतलब है कि उसने मुझे इंसानी खून पिलाया था। मेरा दिल खराब हुआ, मगर मुझे यूं लगा जैसे मुझे सुकून भी मिला हो। मेरा दिल चाहा कि मैं उस खून के कुछ और कतरे भी चखूं। मैंने इस अमल को बार बार दोहराया। मुझ पर एक नशा सा तारी हो गया। नौकर मर गया। पिताजी ने सूरत हाल जानकर नौकर की लाश ठिकाने लगवा दी। मुझे खुद भी बड़ा दुख था, लेकिन कुछ दिन के लिए मेरी वो बेचैनी बेकुली दूर हो गई। गरजनाथ ने थप्पड़ का बहुत खतरनाक बदला लिया था। अब मुझ पर दौरे पड़ने लगे थे। मैं दीवानी हो जाती और इस दीवानगी के आलम में आखिरकार मैं खून आशाम हो गई। मैं महल से बाहर निकल जाती और किसी न किसी का खून कर देती। आबादी में खौफ व हरास फैल गया। मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। फिर पिताजी ने मुझसे शादी के बारे में कहा तो मैं तैयार हो गई और हमारे परिवार के एक नौजवान से मेरा रिश्ता पक्का हो गया। उसका नाम सूर्या था, सूर्यवंशी। बड़ा सुंदर जवान था। सुहाग रात में मुझ पर जुनून सवार हो गया और मैंने उसको कत्ल कर दिया। महल में कोहराम बच गया। मैं खुद सूर्यवंशी के मौत के सदमे से बेहोश हो गई। किसी का ख्याल मेरी तरफ नहीं गया। सब किसी नादीदा खून आशाम के बारे में सोचते रहे। मैंने सूरजपुर के बहुत से मासूम इंसानों की जान ली। सूर्यवंशी मेरे हाथों ख़त्म हुआ। यह सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। लंबे अरसे मैं उसके लिए पागल रही। मैंने दिल में फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, मैं अब इंसानी खून से हाथ नहीं रंगूंगी। लेकिन मेरी हालत ख़राब होने लगी। मेरे बदन में दर्द बढ़ने लगा। ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होने लगा। मैं अपने रोग को दवा जानती थी, मगर मेरे दिल में मेरा पति जिंदा था, जिसके साथ मैं सुहागरात भी नहीं मना सकी। मैं दर्द बर्दाश्त करती रही। जोगी गरजनाथ ने बहुत बुरा किया था मेरे साथ। उसने ऐसा बदला लिया था उस थप्पड़ का कि संसार में किसी ने किसी से ऐसा बदला ना लिया होगा। मैंने उसकी तलाश के लिए बड़े जतन किए, मगर वो मुझे नहीं मिला। आखिरकार उसके बदले के असल नताइज जाहिर होने लगे। बदन का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया और फिर मेरे पूरे जिस्म से हर वक्त बदबूदार पानी रिसने लगा। सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। पिताजी ने मेरे इलाज किए, क्या क्या जतन ना किए, मगर मुझे कोई अफाका ना हुआ। मैंने अपने आप को छुपा लिया और वक्त गुजरता गया। पिताजी मर गए
मेरे परिवार का खात्मा हो गया। मेरा जिस्म गलकर पानी होता गया। मैं सबसे पोशीदा रहने लगी। सदियां गुजर गईं। सब खत्म हो गया। सूरजपुर वीरान हो गया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा जीवन लंबा हो गया है। पता नहीं मुझे कब तक जीना होगा। मैंने जो पुरस्कार उलूम सीखे थे उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया था। बहुत अरसे के बाद मैंने उन पर गौर किया और उनसे काम लेने लगी। मुझे उनसे बड़ी मदद मिली और उन्हीं की मदद से मैं अब आपको इस शक्ल में नजर आ रही हूँ। मैं एक अनोखी दास्तान सुन रहा था, एक नाकाबिले यकीन दास्तान। हकीकत यह है कि मुझे अभी तक इस पर यकीन नहीं आया था। मेरे सामने एक खुशशक्ल खातून बैठी मुझे एक नाकाबिले यकीन कहानी सुना रही थी। उसका कहना था कि वो सदियों से जिंदा है और खून आशाम रह चुकी है। कैसे यकीन कर लेता। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी। कोई यकीन नहीं करेगा, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपके खानदान में अब कोई नहीं है। राजवंशी परिवार खत्म नहीं हुआ। ये एक जात है, लेकिन इनमें मेरी पीढ़ी का कोई नहीं है। इस जात के लोगों को सूरजपुर के बारे में तो मालूम होगा। हाँ, वो जानते हैं कि किसी ज़माने में सूरजपुर आबाद था, लेकिन फिर वहाँ बदरूहों का बसेरा हो गया। बदरूहों का बसेरा? मैंने सवाली अंदाज में कहा। हाँ, वो बदरू मैं ही थी जो इंसानों का खून पी जाती थी। बहुत से पंडित, जोगी, सन्यासी यहाँ आए और उन्होंने खूब पैसे बटोरे और जंतर मंतर पढ़कर उन बदरूहों को भगाया। मगर असल बदरू जीवन के सबसे बड़े अजाब से गुजर रही थी, ये किसी को मालूम ना था। फिर सूरजपुर खाली कैसे हुआ? बस उसी वक्त से लोगों ने वहाँ से नकल मकानी शुरू कर दी। ज़्यादातर अलौर में आकर आबाद हो गए। और ये हवेली? क्या मतलब ये कि लोग इस हवेली के बारे में क्या सोचते हैं। बस मैंने ही समय से समझौता कर लिया। इस रूप में आने के बाद मैंने सोचा कि जब जीना ही है तो क्यों ना अच्छी तरह जिया जाए। मैं एक राजा की बेटी हूँ। दौलत की मेरे पास कमी नहीं थी। मैंने हिंदुस्तान भर में अपना कारोबार फैला दिया। ये महल मेरी जन्मभूमि है। हमारे परिवार का जब कोई फर्द जीता ना रहा तो ये राजमहल सरकार के पास चला गया और मैंने इसे सरकार से खरीद लिया। हाँ, किस हैसियत से? जयपुर की एक खरबपति पागल औरत की हैसियत से। वो हंसी। लोग जानते हैं कि आप यहाँ आती हैं। हाँ, इसीलिए तो मैंने अपने आप को पागल कहा है। लेकिन वो पगले क्या जाने कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ। अमावस की काली रातों में यहाँ मेरे पुरखों की आत्माएं इकट्ठा होती हैं। मेरे पिताजी, मेरी माताजी सूर्यवंशी और मेरे दूसरे मित्र। मैं सारी रात उनसे बातें करती हूँ। मेरे जीवन में इसके सिवा कुछ नहीं है। वो अजीब से लहजे में बोली। मेरे बदन में एक अजीब सी ठंडक उतर गई। ये औरत वाकई पागल लग रही थी। लेकिन एक पागल औरत क्या इतनी मजबूत कहानी सुना सकती है? आपने अपने सीखे हुए अलूम से ये शक्ल इख्तियार की है। हाँ, आपकी दूसरी शक्ल क्या थी? थी नहीं, है, उसने कहा और एक बार फिर मेरे बदन में ठंडक दौड़ गई। क्या मतलब? मैंने कहा, मेरा ये रूप नकली है, असल रूप कुछ और है। एक सवाल और करना चाहता हूँ। जोगी गरजनाथ ने आपसे कहा था कि वो जो सोमरस आपको पिला रहा है वो आपको लंबा जीवन देगा। बकौल आपके लंबा जीवन तो आपको मिल गया। हाँ, मगर उसने ये सब बदला लेने के लिए किया। क्या ये जीवन जीने के काबिल है जो मैं जी रही हूँ? लेकिन आप और जीना चाहती हैं। नहीं, बस 4 दिन का जीवन मिल जाए, बस 4 दिन का। मैं खुद को उसी हसीन संधूरता के रूप में देख लूं जिसे देखकर लोग पागल हो जाते थे। 4 दिन के लिए, बस 4 दिन के लिए कोई मुझे अपनी बाहों में लेकर बेकाबू हो जाए। बस उसके बाद चाहे मुझे अपने हाथों अपना जीवन ख़त्म करना पड़े। हाँ, लेकिन आपको तो लंबी उम्र मिल गई है। आप अपने हाथों अपना जीवन कैसे ख़त्म कर सकती हैं? मेरे सवाल पर उसने गर्दन झुका ली। देर तक वो खामोश रही, फिर बोली, कर सकती हूँ। कैसे? मैंने जो ज्ञान सीखे हैं उनकी मदद से। मगर मैं अपने मन की बात बता चुकी हूँ। अब आप मुझे बताइए, मेरे लिए कुछ कर सकती हैं या नहीं? बताइए, मुझे आपके लिए क्या करना है? मुझे ठीक कर दें, भगवान भला करेगा आपका। वो सिसक पड़ी, फिर बिफरे हुए लहजे में बोली, देख लो, ये हूँ मैं, ये हूँ। उसने अपने खूबसूरत लंबे बाल पकड़े और उन्हें जोर से खींच दिया। उसके सर से लंबी विग उतर गई। सर जख्मों से भरा हुआ था, जगह जगह से खून रिस रहा था। उसके जिस्म की कमोबेश यही हालत थी। ये एक इंतहाई तकलीफदेह मंजर था। ये मैं हूँ, उसकी रुंधी हुई आवाज़ सुनाई दी। मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल सकी। कुछ देर वो इसी तरह खड़ी रही, फिर झुकी और पट्टियों के ढेर को यकजा करने लगी। इसके बाद उसने वो ढेर उठाया, बालों की विग लगाई, अपने कपड़े समेटे और कमरे से बाहर निकल गई। मैं एक तरफ सर पकड़कर बैठ गया। उसके साथ गुजरे हुए वक्त का एक एक लम्हा याद आ रहा था। किस कदर नफीस औरत है, लेकिन सदियों पुरानी। मेरा दिल चाहा कि उसकी सुनाई हुई कहानी की तस्दीक करूं, लेकिन अब इसकी क्या ज़रूरत रह गई थी। जो कुछ आंखों से देख लिया था उसे झुटलाया तो नहीं जा सकता था। सोच का रुख बदला। जो चीज़ उस जादूगर ने पिलाई थी वो इंसानी खून हो सकता है।
लेकिन उस खून में ऐसी कौन सी चीज़ शामिल थी जिसने इसके बदन को जख्मी कर दिया? हकीकत यह थी कि मैंने एक डॉक्टर की हैसियत से कोई बड़ा तजुर्बा हासिल नहीं किया था। मैं अभी तक एक मामूली सा डॉक्टर था। हाँ, अब तक जो कारनामे मैंने सर अंजाम दिए थे कि पहले भोरिया चरण ने अपने मतलब के लिए मुझे एक जादुई कुव्वत दे दी थी, जिसके तहत मैं जिस्म में पोशीदा बीमारियों का सुराग लगा लेता और इलाज तजवीज़ कर देता। बाद में रूहानी तौर पर वो कुव्वत मेरे जहन में मुंतकिल कर दी गई। इसके अलावा जो कुछ मुझे अता किया गया था उसके इस्तेमाल की ममानियत कर दी गई थी और मैंने तामील हुक्म की थी। चुनाचे इस तकलीफ़देह बीमारी का कोई इलाज मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि इसे देखूं तो सही, अब वो क्या कर रही है। सारी बातें अपनी जगह, उसने मेरा बेहद एहतराम किया था और हालात कुछ भी हों वो बेकसूर है। उन जख्मों के बारे में भी मेरे दिल में तजस्सुस था कि वो क्या हैं। मैं उसे हवेली के कमरों में तलाश करने लगा, कहीं नहीं नजर आई। वैसे हवेली या महल बेहद वसी था। अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं वो चली ना गई हो। ये ख्याल बड़ा परेशान कुन था। चुनाचे मैं बर्क रफ्तारी से बाहर की तरफ भागा। पोर्च में गाड़ी खड़ी देखकर मुझे सुकून हुआ। इसके साथ ही मैंने उसे भी देख लिया। उसके बदन पर एक खूबसूरत साड़ी थी और वो फूलों के कुंज के पास दूसरी तरफ रुख किए बैठी थी।